चैनल नीवी एकेडमी। हम डिस्कस करें हमारे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसकी लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट से पहले के जितने भी टॉपिक हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में मोल कॉन्सेप्ट, जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मेनली जो हमारे नीट और जेईई मेंस होंगे वहां पे यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को। उससे पहले हम एटम और मॉलिक्यूल इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एटम के बारे में देखो, जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल था हमारा एटम, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता था। बट जब बाद में मॉडिफाइड थियरी आई थी डाल्टन एटॉमिक की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारा एटम क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। देखो एटम होगा हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिएक्टिव होगा, और एटम के बारे में हम कह सकते हैं कि मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली, मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। कैसे, देखो कुछ एटम ऐसे होंगे जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पाएंगे, वो होंगे हमारे लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ये वो एटम है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे। कुछ एटम ऐसे होंगे जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो हम एटम को क्या कह सकते हैं, मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटम। यदि हम बात करें हमारा एटम किससे मिलके बना है, वो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे मिलके बना है हमारा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल से मिलके बना हमारा एटम। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में डीप डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इनके जो कैथोड होंगे, जो एक्सपेरिमेंट होंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बस इनकी इंपॉर्टेंट टर्म है वो डिस्कस करेंगे, लाइक इनके जैसे मास क्या है, चार्ज क्या है, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले से। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की बात करें हम, क्या होगा इनका मास, इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10 की एवरेज पावर -31 kg। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन की बात करें तो 1.673 इंटू 10 की एवरेज पावर -28 kg, और न्यूट्रॉन होगा हमारा 1.675 इंटू 10 की एवरेज पावर -28 kg, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास तो हमने यहाँ पे देख लिए। अब देखो ध्यान से देखो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट सेम है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। यदि हम एक्चुअल में बात करें, एक्चुअल में क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, बट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होता है इनका मास। अब हम बात करेंगे इनके चार्ज की, इन पार्टिकल्स के चार्ज की बात करेंगे। अब देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली, प्रोटॉन पॉजिटिवली, और न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा, न्यूट्रल, यानी कि जीरो चार्ज होगा। तो इनके चार्ज की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनका चार्ज तो सेम होगा बट साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की एवरेज पावर -19 कूलम। ठीक है, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10 की एवरेज पावर -19 कूलम हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन का भी यही होगा बट चार्ज क्या होगा वहां पे, पॉजिटिव, +1.6 इंटू 10 की एवरेज पावर -19 कूलम। ये होगा हमारा प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनका चार्ज के अमाउंट तो सेम है बट साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 0। वो कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होगा। तो ये तो हमने देखा हमारा एटम मिलके बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उनके बारे में हमने कुछ बेसिक टर्म देख ली है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होगा, देखो एटम तो इंडिविजुअली था, मॉलिक्यूल वो होगा जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बना होगा, वो होगा हमारा मॉलिक्यूल। देखो एग्जांपल देखो, वाटर मॉलिक्यूल CO2, मीथेन, बेंजीन, तो ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल है जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बने हैं, वो क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम बात करें हैं नेक्स्ट हमारे, अच्छा यहीं पे हम देख लेते हैं हमारे कुछ और बेसिक टर्म। देखो देखो कोई भी एटम है, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट के बारे में हम, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 3 में, जो होगा हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर। वहीं पे जितने एलिमेंट हो गए उनके नेम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम वहीं पे याद कर लेंगे सारे। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ उनकी मेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोई भी एक एलिमेंट है, हमने मान लिया ये हमारा एक एलिमेंट है एक्स, ये हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट है एक्स, उसकी सिंबल है ये। ठीक है, अब बात करें हम एटॉमिक नंबर, किसकी, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, किससे करेंगे, जेड से, और जेड को हम लिखेंगे एलिमेंट का जो सिंबल है उसके बेस में। यदि हम बात करें मास नंबर की, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और उसे हम लिखेंगे इसके पावर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। यदि हम एग्जांपल से समझे, देखो जैसे कि कार्बन, कार्बन एग्जांपल हमने ले लिया कार्बन, कार्बन कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होगा, देखो ये सिंबल होगा सी, कार्बन का सिंबल होगा सी। यदि हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 और मास नंबर होता है 12। तो जो हमारा कार्बन है उसका सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, यानी कि कार्बन एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा। तो हर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होगा, सबका अपना एटॉमिक नंबर है, अपना मास नंबर है और अपना ही एक सिंबल है अलग से। तो ये होगा, इस टाइप से होगा किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर होगा हमारा इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होगा हमारा मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कब होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तब होंगे जब कोई भी एलिमेंट हमारा न्यूट्रल होगा, कोई उस पर चार्ज नहीं होगा, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं 2 टर्म और हैं, वो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, आइसोटोप एंड आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। देखो आइसोटोप,
आइसो मीन्स सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, क्या होगी, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स वो होंगे जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आइसोटोप देखेंगे। ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3। ये हमने तीनों आइसोटोप लिख दिए हाइड्रोजन के। अब देखो ये क्या हमारे एटॉमिक नंबर, हमने कहा था ये देखो कोई भी एलिमेंट है सिंबल के नीचे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो ये हाइड्रोजन के क्या होंगे, एटॉमिक नंबर। तो जो हमारे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन आइसोटोपिक हाइड्रोजन है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। यदि हम बात करें मास नंबर की, मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो आइसोटोप्स क्या कहता है कि हम जिसका सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट, वो होंगे हमारे आइसोटोप्स। यदि हम बात करें आइसोबार्स की, आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होगा, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर सेम था बट यहाँ पे मास नंबर सेम है। यहाँ पे डिफरेंट मास नंबर, यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो एग्जांपल की बात करें हम तो देखो हम ले रहे हैं आर्गन और पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18, पोटेशियम का होगा 19। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19। और इन दोनों के मास नंबर की बात करें तो वो होगा 40। कितना होगा, 40। तो मास नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम, और एटॉमिक नंबर कितना होगा यहाँ पे, डिफरेंट। तो ये क्या हो गए हमारे आइसोबार्स। तो यहाँ पे हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, साथ में कुछ बेसिक डेफिनेशन और है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। एटॉमिक मास, मास यानी कि किसी भी कुछ भी XYZ जो भी ले रहे हैं हम, उसका मास है। एटॉमिक मींस एटम का। तो यानी कि एटॉमिक मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ किसका, एटम का। टोटल मास ऑफ एन एटम विच इज सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कोई भी एटम है, क्या कहा था हमने, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनके सम को हम क्या कहेंगे, उनका एटॉमिक मास। ठीक है, क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम को हमने कहा था एटॉमिक मास। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यदि हम इनके एटॉमिक मास, ये क्या है, कार्बन क्या है, एक एटम है, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम है, इनका मास क्या होगा, कितना होगा 12, नाइट्रोजन का होगा 14 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। कितना होगा 16। तो ये हमने देखा एटॉमिक मास का। अब हम बात करते हैं हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो नाम से देखो एटॉमिक मास में क्या कहा था हमने, टोटल मास देखा था एटम का। मॉलिक्यूलर मास में हम देखेंगे टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि, और मॉलिक्यूल देखो देखो कोई भी मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बना है। अब वो मॉलिक्यूल में क्या है, एटम प्रेजेंट है 2 या 2 से ज्यादा। अब उन जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब का टोटल सम, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके मास का टोटल सम जो होगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। यानी कि सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अब कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब का मास, उन सब सम करेंगे हम, वो हमारा निकलाएगा मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास निकल के आएगा। एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो वाटर H2O
CH4। ये हमने ले लिया, कोई मॉलिक्यूल ले लिए। देखो यदि हम बात करें सबसे पहले वाटर की, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस क्या करना हमने, जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबके मास का सम करना है। तो ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो वाटर का मोलिकुलर मास होगा 18। यदि हम बात करें मीथेन CH4 की, तो इसका कितना होगा, कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और कितने हाइड्रोजन है 4, तो टोटल होगा हमारा 16। तो यानी कि एक बार फिर से देखो, एटॉमिक मास वो होगा जो एटम का टोटल मास बताए। एटम क्या होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होगा। यदि हम बात करें मॉलिक्यूलर मास कि एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबका मास का सम हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला मास। क्या है, फॉर्मूला मास। अभी जो मॉलिक्यूलर मास है और फॉर्मूला मास है दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है, एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है ये तो होगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास होगा हमारा फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास देखेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, और जो फॉर्मूला मास होगा वो हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड के लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कितना डिफरेंस है वही, कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम हैं उन सबका मास का सम करना है, होगा वही दोनों, मॉलिक्यूलर मास भी वही होगा, फॉर्मूला मास भी वही होगा। मॉलिक्यूलर मास हम उस वहां निकालेंगे जहां पे कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, और हमारा फॉर्मूला मास वहां लगेगा जहां पे आयोनिक कंपाउंड हो। अब इसका एग्जांपल देखो, फॉर्मूला मास के लिए NaCl, NaCl, CaCl2, क्या है ये, दिखने में तो आपको ये मॉलिक्यूल लग रहे हैं कि भाई ऊपर भी तो मॉलिक्यूल थे, ये भी मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंस क्या है, और करना यहाँ भी क्या है, जितने भी एटम इनके अंदर प्रेजेंट हो सबके मास का सम करना है। डिफरेंस ये है, देखो NaCl, ये हम देखें ये Na, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे एक बार बस ये क्वेश्चन समझ लो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaCl किस फॉर्म में, देखो दिखने में तो हमें कंपाउंड दिख रहा है, बट ये है किस फॉर्म में, अगर हम केमिस्ट्री को डीप में देखें तो क्या है ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिमिलर हमारा क्या होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड है, आयन से मिलके बने होंगे, क्या होंगे आयोनिक कंपाउंड होंगे। अब यहाँ पे इनका मास निकालेंगे, देखो मास तो वही निकालेंगे, सोडियम का कितना होगा 23 और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, जो टोटल होगा वो हो जाएगा इनका फॉर्मूला मास 5, 5, 3, 8 और 5, 58.5। ये क्या होगा फॉर्मूला मास होगा हमारा NaCl का। ठीक है, और CaCl2 का खुद निकाल के देखना, कैल्शियम का मास और क्लोरीन का मास ऐड कर देना। तो ये देखो है तो क्या है दोनों सेम, बट क्या होगा ये कोवलेंट कंपाउंड के लिए और ये हमारा आयोनिक कंपाउंड के लिए है, और निकलेगा दोनों का सेम। और सिमिलर हमारा क्या था, जो एटॉमिक मास है वो क्या है, हमने क्या कहा कि एटम का टोटल मास, और जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह लो एटॉमिक मास को हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास नंबर भी तो वही होता है। देखो अगर हम बात करें मास नंबर की, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था मास नंबर था हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे उनका मास निकालना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक तो क्लियर होगा आप सबको। नेक्स्ट हमारा होगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, पीछे हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास कितना देखा था, यहां तक देखा था, एटॉमिक मास। एवरेज, अब क्या टर्म आगे नहीं, एवरेज। एवरेज यानी कि किसी भी मास कुछ भी हो उसका क्या निकालना, एवरेज। और वो तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, मैथ में पढ़ते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। देखो अब एटॉमिक मास क्या था, एटम का मास। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, आइसोटोप्स के लिए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज सम ऑफ मास। सम ऑफ मास, एटॉमिक मास किसका, सम ऑफ मास ऑफ एटम, और ये क्या है, सम ऑफ मास ऑफ ईच आइसोटोप्स। किसके लिए होगा, आइसोटोप्स के लिए। ईच मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस, ईच मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया, किसका एग्जाम्पल ले लिया, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया। अब क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं, एक का मास होगा 35, होता तो 35.5 है जो एवरेज। अब देखो इनका हम लेके चलते हैं कि जो एक हमारा क्लोरीन है उसका आइसोटोप है 35, एक हमारा क्लोरीन है जो हमारा सेकंड क्लोरीन है आइसोटोप उसका है 37। ये इनकी दे रखी है नेचुरल अबंडेंस। क्या है, नेचुरल अबंडेंस। यदि हम इनका निकालना, हमें कोई कह दे कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, कैसे निकालेंगे। अब बताओ, एवरेज निकालनी हो हमें किसी भी चीज की, कैसे निकालते हैं एवरेज, हम ये निकालेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। एवरेज इस टाइप से निकालते हैं हम। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का। अब क्लोरीन के आइसोटोप है 2, फर्स्ट का क्या है मास 35 की मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके नेचुरल अबंडेंस के साथ, जो होगी 75.77। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आइसोटोप क्या हमारा क्लोरीन का मास कितना है 37 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 24.23, जो हमारा 30। देखो क्लोरीन एक आइसोटोप है, अब उसके आइसोटोप क्या होंगे, एक का हमारा क्या होगा 35 मास नंबर होगा, एक क्लोरीन का होगा हमारा 37। ठीक है, इस टाइप से होंगे 35 और एक होगा हमारा 37। और हमने क्या कहा था, जिसका एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट वो हमारा होगा आइसोटोप। तो क्या करेंगे, इसका मास की मल्टीप्लाई किससे, नेचुरल अबंडेंस से, जो हमने डेफिनेशन में लिख रखा है कि मास की मल्टीप्लाई करेंगे इनके नेचुरल अबंडेंस के साथ। ठीक है, तो कर दिया, प्लस में सेकंड वाला आइसोटोप होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। क्या करेंगे, अब इसका एवरेज निकालेंगे तो नेचुरल अबंडेंस का सम से डिवाइड कर देंगे, ये होगा हमारा। ये भाई कैलकुलेशन है, आप खुद से कर लेना। ठीक है, होगा यही, और इनका सम तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इनका तो। ठीक है, क्या होगा इनका सम 100 होगा। ऊपर वाले का कर लेना, ये है कैलकुलेटिव पार्ट है जो आप खुद कर सकते हो। तो एवरेज एटॉमिक मास जो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मेनली किसके लिए है, ये आइसोटोप्स के लिए है। और जो आइसोटोप्स के मास होंगे उनकी मल्टीप्लाई, ईच आइसोटोप है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम नेचुरल अबंडेंस के साथ, और देन हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे हमारे नेचुरल अबंडेंस के सम के साथ। तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज एटॉमिक मास। बिल्कुल इजी है, देखो आप एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो ये होगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा मोल कॉन्सेप्ट। क्या डिस्कस करेंगे, अब हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मोल, ये मोल सुनने में तो बहुत है, मोल 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 है क्या, ये मोल कुछ भी नहीं है।
जैसे कि देखो, यदि हम बात करें, यदि हम मार्केट में जाएं, हमसे कोई कह दे कि भाई 1 दर्जन केले लेके आओ, तो हमें पता है, कोई भी कह दे आपको, किसी भी शॉपकीपर के पास चले जाओ, अगर आप उसे जाके कहोगे कि 1 दर्जन केला चाहिए हमें, 1 दर्जन सेब चाहिए हमें, तो वो 1 दर्जन यानी कि उसे 12 ही समझेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 दर्जन में 12 आइटम होंगे। कितने होंगे? 12 आइटम होंगे। 1 दर्जन में कितने होंगे? 12 पार्टिकल होंगे। ठीक है, 1 दर्जन 12 आइटम। ठीक है, तो हमें पता है, सबको पता है कि 1 दर्जन की वैल्यू 12 होती है, तो कुछ भी लो वो क्या देंगे? 12 ही देंगे। ठीक है, यदि हम बात करें 1 मोल की, 1 मोल की, तो जैसे डजन है वैसे ही मोल है। ठीक है, अब देखो डजन में 12 पार्टिकल है, तो मोल्स में कितने होंगे? अब हम इसकी वैल्यू देखो, 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23 पार्टिकल्स, सिर्फ ये है मोल, और मोल कुछ भी नहीं। मोल सिर्फ इतना है, जैसे कि 1 दर्जन में 12 पार्टिकल, सिमिलरली 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23 पार्टिकल है। ये इसकी वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि यूनिटलेस है। तो हम कह सकते हैं मोल क्या है? कि क्वांटिटी है, कि नंबर है। क्या है? कि नंबर है, डजन की तरह। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन होगी ए मोल, 1 मोल इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। यदि हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें, मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू दोज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप कार्बन 12। यानी कि देखो, हमें पता है कि कार्बन के भी आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। क्या है? कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, अरे यार, कार्बन 14। ठीक है, ये क्या है? कार्बन के आइसोटोप्स हैं। हम यहाँ पे किसे लेते हैं? कार्बन 12 को। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इजीली हमें मिल जाता है एक तो, और उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो एग्जैक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, तो हम लेते हैं कार्बन 12 को मेनली। अब इसने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक कार्बन है एलिमेंट, ठीक है, उसके क्या हुआ ये? 1 मिनट भाई, ये हमने ले लिया, कोई कार्बन है, इसके हमने करने हैं 12 पार्टिकल, 12 पीस कर लेंगे इसके, 4, 6, 8, 10, 12 काउंट कर लेना। आई थिंक 1 2 3 4 5 12 हो गए। कितने हो गए? 12। इन्होंने कहा कि जो कार्बन का एक है, ये वाला हिस्सा, इसे उठा लिया हमने। क्या लिया? इसे उठा लिया। अब इस एक के दम पर ही, इस एक के साथ ही हम बाकी सबका मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैलकुलेट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, XYZ जो भी एलिमेंट है, हम इस एक हिस्से यानी कि 1/12, कार्बन का कितना है? 1/12 पोर्शन है ये, इसी से हम बाकी सबका मास कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा क्या बताता है? मोल कॉन्सेप्ट। ये बताता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यदि हम बात करें मोल कैलकुलेशन की, किसकी? अच्छा देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट, अब जितने भी टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट होगा, मोल कैलकुलेशन होगी, आगे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म होंगी कुछ, प्योरिटी कॉन्सेप्ट, यील्ड कॉन्सेप्ट, XYZ जितने भी कॉन्सेप्ट हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो सब क्या होंगे? उन सब पे न्यूमेरिकल की फॉर्म होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से बनेंगे इन्हीं टॉपिक से। तो जो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं थोड़े यहाँ पे, बाकी जो इनके न्यूमेरिकल होंगे वो तो तभी क्लियर होंगे जब हम न्यूमेरिकल ही सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जो लास्ट के 2 या 3 ईयर्स तक जो आए होंगे उनके।
अब देखो मोल कैलकुलेशन, मोल कैलकुलेशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बाय मास, किससे, बाय मास। यदि हमें मास गिवन हो, यदि हमें मास दिया हो तो हम निकालेंगे गिवन मास अपॉन टोटल मास, गिवन मास अपॉन टोटल मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन टोटल मास, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। यदि बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो, ये तो है मास दे रखा हो तब, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तो क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है, ये तब वो लगाएंगे हम तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। यदि मास दिया हो तो हम लगाएंगे गिवन मास अपॉन टोटल मास नंबर ऑफ मोल्स के लिए। यदि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये अवोगाड्रो नंबर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये जो हमने देखा था एक मोल किसके इक्वल था, एक मोल था 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। तो ये हमारा अवोगाड्रो नंबर है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए या फिर एन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अवोगाड्रो नंबर होगा। यदि हमें क्या दे रखी हो, वॉल्यूम दे रखी हो, मोलर वॉल्यूम दे रखी हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो जो गिवन वॉल्यूम होगी वो लिख देंगे, या फिर हम कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 मेथड हैं। यदि मास दे रखा हो तो हम निकालेंगे गिवन मास अपॉन टोटल मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमने दे दी 6.023 इंटू 10 की एवरेज पावर 23। यदि हमें वॉल्यूम दे रखी है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, ठीक है। तो ये निकला के आएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स, क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होगी, देखो कंसंट्रेशन टर्म, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये 4 टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। एक नॉर्मेलिटी भी था पहले जो आजकल एग्जाम वो हटा दिया गया इसे, वरना सबसे डिफिकल्ट टर्म नॉर्मेलिटी थी। जो इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट जो टर्म थी वो थी नॉर्मेलिटी, जिसके न्यूमेरिकल करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी। और आप लोग तो लकी है जो इसे हटा दिया गया है नॉर्मेलिटी को। तो चलिए अब इसे हम डिस्कस करते हैं 1 to 1। अब सबसे पहले हम मास परसेंटेज को डिफाइन करेंगे। देखो मास परसेंटेज क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या है मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज टेल्स हाउ मच मास ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। मास परसेंटेज हमें ये बताता है कि 100 ग्राम के कंपाउंड में कितना मास है एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का कितना मास है। तो ये हमारा बताएगा मास परसेंटेज। यदि हम फॉर्मूले की बात करें, मास परसेंटेज, देखो यदि हम बात करें वेट दे रखा हो हमें, ठीक है, हमें दे रखा वेट,
तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन या फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मास परसेंटेज निकल के आएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वेट की जगह हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, हमारा परसेंटेज निकल के आएगा, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का। तो ये सिंपल है बिल्कुल, मास परसेंटेज। नेक्स्ट हम बात करें हमारे मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे जेटा से। क्या हो गई ये, जेटा। ये इसकी डेफिनेशन की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए component in a mixture is the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles of all component। अगर इसकी सीधी सीधी बात करें हम तो देखो क्या होगा, यदि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, अच्छा ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट है, पहले लिए हमने दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट होगा हमारा बी। ये दो कंपोनेंट है हमारे पास, हमसे पूछ लिया कि हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बताइए। किसका, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। कैसे, देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, मोल फ्रैक्शन का सिंबल हमने क्या बताया था, जेटा। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, ए की, कंपोनेंट किसके, ए के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, दोनों कंपोनेंट के। ये तो ये होगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के लिए। यदि हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के लिए तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया जेटा से। इसमें क्या है, जितने भी हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, देखो हमने देख लिया क्या है, दो कंपोनेंट है ए और बी। यदि हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यदि हम बी का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए और बी के दोनों का सम। तो ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। हम बात करें मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा। इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसे, क्यों, देखो जेटा ए प्लस जेटा बी इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है इसका। अब देखो ये 1 से ज्यादा कैसे हो सकता है भाई, अब कोई भी है, यदि हमें एक की मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए हमें दे रखा है, मान लो 0.5 दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए जिसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी बताइए। तो हम निकाल सकते हैं ये वाला। तो कैसे, देखो जेटा बी इज इक्वल टू 1, 0.5 किधर चला जाएगा, इधर माइनस में, माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इजी है, समझ में आ गया होगा। इस नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट हमारा है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, कैपिटल एम से।
मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। क्या होगा देखो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। अब याद रखो जितने भी हम देखो, अब कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बार बार में आ रहा है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आना चाहिए। अब वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे है, 3 मेथड बताए थे, या तो मास दिया हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर मोलर वॉल्यूम दे रखी हो। तो देखो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके फार्मूला की बात करें, ये क्या है, मोलैरिटी का सिंबल है, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होने चाहिए, लीटर में, किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, मोलैरिटी क्या होगी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें होगी, याद रखना है किसमें होनी चाहिए इसकी यूनिट, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि वो मिलीलीटर में दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलीलीटर में दिया हो, तो उसे कन्वर्ट करके हम लीटर में ले आएंगे और नंबर ऑफ मोल्स में निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी मोलैरिटी। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute are present in 1 kg of solvent। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। क्या दे रखा है यहाँ पे, वेट, और सॉल्यूशन का नहीं, सोलवेंट का, वेट ऑफ सोलवेंट। तो ये होगी हमारी मोलैलिटी, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट, और किस में है ये, केजी में। यदि ग्राम में दिया हो तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड डिफाइंड एज ए परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। क्या है, देखो यदि सिंपल वर्ड में बात करें तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालना हो तो उसे हम ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए सिर्फ इतना याद रखेंगे, देखो इसे डिफिकल्ट नहीं बनाना बिल्कुल भी। परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालेंगे, अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस टाइप से कुछ, कोई भी देखो हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट x। यदि हम किसी एलिमेंट x का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे, लिखेंगे मास किसका, x एलिमेंट का, मास ऑफ एलिमेंट x अपॉन टोटल मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज है तो पता ही आपको, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हमारा निकल के आएगा परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कि यदि हमें कोई एलिमेंट देखा है, कोई ये कह दे, कोई कंपाउंड दे दिया, चलो एग्जांपल से देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये है एग्जांपल हमारा CaCO3, CaCO3। अब हमें कह दे कोई आपको कार्बन, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज
कंपोजिशन ऑफ कार्बन। क्या होगा, सबसे पहले हम मास लिखेंगे कार्बन का, जिसका निकलवा है उसी का मास लिखेंगे, कितना है 12। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा जी, हमारा ऑक्सीजन कितनी है 3, एक का कितना होगा 16 यानी कि 48, कार्बन कितना है 12, कितना होगा 12, और कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का होगा हमारा 40, तो कितना होगा 0 4 8 9 10 100 और मल्टीप्लाई कितना है से 100 से। तो ये तो हमने लिखा है, देखो क्या क्या हमने कार्बन का पूछा, हमें किसी से पूछा ऑक्सीजन का पूछता है तो हम ऑक्सीजन का मास लिख देते हैं ऊपर, तो हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं कार्बन का, तो कार्बन का कितना है मास है 12, डिवाइड किससे करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इनका मास का सम कर लिया तो हमें मिला 100 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 12%। तो यदि हम इसकी बात करें तो क्या बता रहा है परसेंटेज कंपोजिशन की, यदि हम कार्बन की बात करें इस कंपाउंड में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का 12% पार्ट प्रेजेंट है, कितना है 12%, कितना हिस्सा है इसका, कार्बन का इतना पार्ट नहीं, यानी कि पूरे कंपाउंड में कार्बन का इतना हिस्सा, कितना हिस्सा 12% हिस्सा कार्बन का है, ठीक है। तो इसी ऐसे हम कैल्शियम और ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, वहां पे खुद से ट्राई करना, ठीक है, इजी है बिल्कुल। ये तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन देखा। नेक्स्ट होगा हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या बताता है, देखो ये जो हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंपिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा वो ही हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा हमारे किसके इक्वल, मास ऑफ इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, जो हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला होता है उसका मास, ठीक है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो जो हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी को डिस्कस करेंगे। वैसे अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाए तो देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यदि हमें परसेंटेज दे रखी हो तो हम करेंगे 100 अपॉन % इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये होगा हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एक बार फिर से देख लो, बाकी आपको जब इंपिरिकल फॉर्मूला बताएंगे उससे भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वो होगा जो कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसका मास, यानी कि देखो यहाँ भी बता ही देते, देखो जैसे C6H6 क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड का हमें क्या लेना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, देखो कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन भी 6, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 1:1, यानी कि CH, तो C6H6 का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारा CH, तो इसका मास क्या होगा हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। यदि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कोई कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालो और हमें दे रखी है परसेंटेज, ठीक है, उसकी परसेंटेज दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 100 अपॉन % मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस एलिमेंट के एटॉमिक के मास से, तो ये हमारा होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। समझ आया, ठीक है। और ये इंपिरिकल फॉर्मूला हम आपको अब थोड़ा अच्छे से और बता देंगे, देखो आई गई नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या देखेंगे हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं।
इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मोलिकुलर फार्मूला वो होगा जो कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और इंपेरिकल फार्मूला वो होगा जो उनका सिंपलेस्ट होल नंबर होगा। यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर होगा हमारा, वो होगा हमारा रेशियो। रेशियो देखेंगे हम किसी भी एलिमेंट्स के एटम की। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि C6H6, यदि इसका हम सिंपलेस्ट होल फॉर्म देखते हैं तो वो क्या होगा, कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 6, इनके रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे हम तो क्या होगा 1:1, यानी कि CH, ये होगा हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर। CH, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर है ये इस एलिमेंट का। तो यदि हम बात करें C6H6, C6H6, ये तो हमारा है मोलिकुलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का। ये कंपाउंड का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो लिखे हो इसमें, उसको रिप्रेजेंट करें। तो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हमारा होगा मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला होगा ये होगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे होगा, देखो इसमें क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर, अब इससे कम तो क्या ही होगा भाई, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, जैसे कि H2O2, H2O2, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2, इनका रेशियो निकालेंगे हम 1:1, 1:1, तो यानी कि क्या होगा HO, तो ये क्या होगा H2O2 तो होगा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला, और HO होगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया क्या बताया, एक बार फिर से देख लो ध्यान से। मोलिकुलर फॉर्मूला वो होगा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट बताए कंपाउंड में, उसे रिप्रेजेंट करे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, वो तो होगा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स, यानी कि जो हमारे कंपाउंड में एटम प्रेजेंट है उनका क्या करेंगे, रेशियो, वो भी किसमें, सिंपलेस्ट होल नंबर में, वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन दे रखा है इसी पे, द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन का कितना है 40%, नाइट्रोजन का, एक मिनट, कार्बन का कितना है 40, हाइड्रोजन का 13.3 और नाइट्रोजन का है 46.7%। देन द इंपेरिकल फॉर्मूला इज, क्या निकालना है हमें, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालना है, यहां से आपको इस न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे तो किस टाइप से पूछेगा। एलिमेंट हमारे क्या है, कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट जो दे रखे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो हमारे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, इन्हें पहले बता दें 3 एलिमेंट प्रेजेंट हमारे इस कंपाउंड में। अब इसकी क्या दे रखी है, परसेंटेज अबंडेंस, या फिर रिलेटिव भी कह सकते हैं। कितनी है, कार्बन की है 40, हाइड्रोजन की 13.3 और नाइट्रोजन की है 46.7, 46.7। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जो हमारी रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है उसको हम जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 40 को हम डिवाइड करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास होगा, अरे यार देखो 40 को हम डिवाइड करेंगे 12 से,
कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो है जो हमारे रिलेटिव अबंडेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे उनके एलिमेंट के एटॉमिक मास से। अभी कितना है 13.3 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1। बात करें नाइट्रोजन की तो 46.7 और डिवाइड करेंगे 14 से। किससे 14 से, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14। अभी कितना निकलेगा देखो 3.33, ठीक है, कितना होगा 3.33, ये कितना हो जाएगा 13.3 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना होगा, ये भी 3.33, ठीक है। क्या निकाला हमने, क्या किया, जो रिलेटिव अबंडेंस हमारी उसको डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। जैसे इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना 40 और कार्बन का मास होगा एटॉमिक मास 12, उसे डिवाइड करने के बाद हमें मिला 3.33। यदि हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखो इसमें जो आपको सबसे कम वैल्यू दिख रही है, क्या दिख रही है, सबसे कम वैल्यू, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। इन तीनों में से जो आपको सबसे कम वैल्यू दिख रही है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है 3.33, उसको हम डिवाइड कर देंगे सबको डिवाइड करेंगे उससे। जैसे कि देखो 3.33 इसको हम डिवाइड करेंगे 3.33, सिमिलर 13.3 को हम डिवाइड करेंगे 3.33 से, और 3.33 इसे भी डिवाइड करेंगे 3.33 से, क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1। इसकी बात करें हम तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा 4, ठीक है। अब हम बात करें आगे तो क्या वैल्यू आई है 141, होल नंबर आगे 141, तो कार्बन का कितना आया है 1, ये क्या आएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला है, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4 और नाइट्रोजन कितना है 1, तो ये होगा हमारा CH4N, ये होगा हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे किया, सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे हम जो दे रखे हैं कंपाउंड में, उसके बाद जो उसकी परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है उसे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, रिलेटिव अबंडेंस को डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। देन जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, जो भी हमारे सामने वैल्यू होंगे उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे और उसे उठा के जितने भी हमारी वैल्यू हैं उन सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कैसे 3.33, सबको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास मिला 141। यदि ये थोड़ा ये फ्रैक्शन में आता तो हम उसे भी सोल्व करके वोल नंबर में ही लेके आते, ठीक है। तो ये हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्टोक्योमेट्री, ठीक है, स्टोक्योमेट्री। अभी स्टोक्योमेट्री क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या है देखो, यदि हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, N2 प्लस H2 इससे बना 2NH3। तो ये क्या बताता है, जब अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो स्टोक्योमेट्री में क्या बताएगा कि कितना रिएक्टेंट यूज होगा और कितना उससे प्रोडक्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा जो स्टोक्योमेट्री है ये मेनली किसके बेस्ड पे है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे हमारा स्टोइकियोमेट्री है। अब हम बात करें जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये क्या था, क्या क्या करना था इसे, इसमें मेनली एक बात थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो या पता नहीं शायद मैं भूल गई हूँ बताना, क्या होगा ये, बैलेंस्ड रिएक्शन, केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए, वही में अप्लाई होगा, केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये देखो जो हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इस एग्जांपल में हमें देख के ये बताओ क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया था हमें, जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो रिएक्टेंट का जितना, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हुई है उससे पहले यानी कि रिएक्टेंट और उसके बाद यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, क्या उनका मास सेम है, नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, 3 into 2 6, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, तो मास तो क्या हो गया, मास में डिफरेंस तो आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले से केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन या फिर केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखो बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट था वो इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, और जो हमारा 1 3 ये जो 3 1 और 2 क्या है, ये है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, 1 3 और 2 ये होंगे हमारे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, ये होंगे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। कितना होगा यहाँ पे मोल, अगर हम मोल की बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने होंगे 3 मोल, और अमोनिया के कितने होंगे 2 मोल्स, कितने होंगे 2 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्योरिटी कॉन्सेप्ट, प्योरिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, जो प्योरिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, प्योरिटी कॉन्सेप्ट है, ये हम रिएक्टेंट पर देखते हैं। ठीक है, कि इसमें सीधी सीधी बात अगर बात करें तो ये है कि रिएक्टेंट कितना असली है भाई, प्योरिटी कॉन्सेप्ट में, कि मतलब कितना प्योर है रिएक्टेंट, कितना प्योर है। तो यहाँ पे किसकी बात करें हम, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की प्योरिटी की बात करें हम। प्योरिटी कॉन्सेप्ट में मेन यही है कि रिएक्टेंट कितना प्योर है। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेल्स अस हाउ मच ऑफ द सैंपल इन द प्योर सब्सटेंस एंड हाउ मच इज इन एन इम्प्योरिटी। देखो सीधी बात यही है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, वो इम्प्योरिटी है उसमें सब्सटेंस में, हमें उसमें बताना है रिएक्टेंट। देखो ये याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट के देखते हैं हम, जो भी देखेंगे मास वो किसका देखेंगे, रिएक्टेंट का देखेंगे। तो जो हमारी इम्प्योरिटी वाला सब्सटेंस है उसमें अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो कितना प्रेजेंट है, वो ही हमारा प्योरिटी कॉन्सेप्ट बताता है। देखो हमने क्या पढ़ा अभी, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री के अंदर ही आता हमारा प्योरिटी कॉन्सेप्ट और यील्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारा स्टोइकियोमेट्री था उसी में आएगा प्योरिटी कॉन्सेप्ट और यील्ड कॉन्सेप्ट। प्योरिटी कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे रिएक्टेंट कितना प्योर है, और जो हमारा यील्ड कॉन्सेप्ट होगा उसमें देखेंगे प्रोडक्ट कितना प्योर है। ठीक है, यदि हमें निकालना पड़े प्योरिटी कॉन्सेप्ट, परसेंटेज निकालनी हो इसकी। ठीक है, परसेंटेज निकालने से मतलब ये है कि मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये होगा मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ इम्प्योरिटी, टोटल मास ऑफ इम्प्योरिटी मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। तो ये होगा हमारा परसेंटेज प्योरिटी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन। द
राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मास प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज, ये कैल्शियम का एटॉमिक मास दे रखा है 40। देखो क्या है, ये है यहाँ पे ऐसे भैया, ठीक है, कैसे ये ऐसे है, समझ जाना आप। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे हम हीट देंगे 1200 केल्विन की, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम बात करें अब कैल्शियम कितना है 40। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिवन मास की, कितना दे रखा है 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, कितना होगा 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर फॉर्म। इसका मास जो दे रखा है गिवन वो कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम दे रखा है, उसमें से कह रखा है कि 20% प्योर है। क्या है 20% प्योर है, तो सबसे पहले हम इसका 20% निकाल लेते हैं। 20/100 इंटू 20 कितना हो जाएगा 4 ग्राम, कितना होगा 4 ग्राम। यदि हम देखें इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू तो इनका टोटल मास कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास होगा 100 ग्राम, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड 40, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन का कितना 16, यानी कि 40 + 16 यानी 56 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 यानी कि 44 ग्राम, कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है। यदि हम बात करें, अब देखो दोनों के निकाल लेते हैं, किसी एक का नहीं दोनों का निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और कैल्शियम ऑक्साइड का भी। यदि हमें कैल्शियम ऑक्साइड का निकाले सबसे पहले, तो क्या करेंगे, सीधा याद रखना जो गिवन है हमारा क्या है 4, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, जिसके निकालने हैं 56 अपॉन गिवन वाले की स्टैंडर्ड वैल्यू 100, तो क्या होगी है 4 6 24 टू 22 अपॉन 100 यानी कि 2.24 ग्राम, कितने आई 2.24 ग्राम। ये तो हमने निकाली कैल्शियम ऑक्साइड की, किसकी निकाली कैल्शियम ऑक्साइड की। अब हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या होगा, तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लेंगे, कितनी है 4, निकाल किसके रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की 44, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये क्या होगा 4 4 16 1 4 4 16 1 17 अपॉन 100 क्या आ जाएगा 1.76 ग्राम। तो ये हमारा प्योरिटी कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से देख लो। देखो प्योरिटी कॉन्सेप्ट हमें निकालना हो तो देखो फॉर्मूला, अगर हम परसेंटेज निकाले इसकी, जो परसेंटेज ना निकाले तो उसका ये है कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंटेज पूछ ले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। प्योरिटी कॉन्सेप्ट होगा हमारा मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड, लगा लो क्या कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड दे रखा है, सीधा फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। और प्योरिटी कॉन्सेप्ट किस पे था, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट पर बेस्ड होगा मेनली। अब हमें दे रखा था जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो ये दे रखी है इक्वेशन, ये इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हमने हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। अब हमें क्या कहा है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, ये कितना है, जो देखो एक तो वो वैल्यू होती है जिनका एटॉमिक मास जो हमें पता होता है, हम खुद निकाल लेंगे इनके एटम का टोटल मास का सम करके, ठीक है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 ग्राम, क्या दे रखी है 20 ग्राम, और 20 ग्राम में से भी जो प्योर सब्सटेंस है वो कितना है 20%,
कितना है 20%। तो सबसे पहले तो हम इसका प्योर निकालेंगे, 20% है तो 20/100 इंटू 20 कितना आ जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो गिवन है प्योर है। अब इस 20 ग्राम को यूज नहीं करेंगे हम इसको यूज करेंगे 4 ग्राम को। ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब क्या हुआ, हमें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, कहाँ है ये पूछा है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। हमें पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, हम दोनों का निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये है आंसर तो 1.76 ये वाला, हमें दोनों का निकाल के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका ही देख लो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का ही देख लो। क्या बताया हमने, सीधा बस ये याद रखना, जो गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके स्टैंडर्ड वैल्यू से। ये हमारी है स्टैंडर्ड वैल्यू और ये हमारी गिवन वैल्यू। तो हमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 44। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम गिवन वैल्यू से, कितनी 4 ग्राम से। 4 इंटू 44 अपॉन जो हमारे गिवन वैल्यू है, यानी कि रिएक्टेंट पे यहाँ पे किसके देखते हैं मेनली रिएक्टेंट का, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.76। और हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो हमारा गिवन कितना है 4 ग्राम। या क्या बताया हमने 20 ग्राम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से प्योर 20% ही तो प्योर है, वो कैलकुलेट करेंगे, वहां से हमारा आए 4 ग्राम। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, हम किसका निकाल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो क्या होगा 56। 4 की मल्टीप्लाई करी हमने 56 से, डिवाइड करेंगे 100 ये वाला 100 है। कहीं आप सोचो क्यों मल्टीप्लाई उधर 100 कराना, वो नीचे कैसे आ गया, तो भी है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.24 ग्राम आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यदि कैल्शियम ऑक्साइड का पूछता तो 2.24 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 1.76 ग्राम। तो ये हमारा हो गया प्योरिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यील्ड कॉन्सेप्ट। क्या है यील्ड कॉन्सेप्ट। अभी हमने बताया जो प्योरिटी कॉन्सेप्ट है और यील्ड कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री के हैं। किसके हैं स्टोइकियोमेट्री के। प्योरिटी में हमने रिएक्टेंट को देखा था कि रिएक्टेंट कितना प्योर है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट कितना प्योर है, बस और कुछ भी नहीं है। दोनों में देखनी प्योरिटी है, उसमें रिएक्टेंट की देखेंगे, इसमें प्रोडक्ट की देखेंगे। एक और है देखो, इसमें एक तो एक्चुअल यील्ड होती है, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। जो एक्चुअल यील्ड होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टोइकियोमेट्री से। किससे करेंगे स्टोइकियोमेट्री से। जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी वो होगी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअल फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है रिएक्शन के दौरान, वो होगी हमारी थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो यदि हम परसेंट यील्ड निकालें तो वो होगी एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। इंटू 100। ठीक है, ये होगा हमारा यील्ड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट क्वांटिटी इज गिवन, यानी कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे हो वहां पे इसे अप्लाई करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट को। जहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे हो वहां पे अप्लाई करेंगे। अब देखो ये 2 टाइप के होंगे रिएक्टेंट, एक होगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होगा हमारा एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि लिमिटिंग यानी कि उसकी लिमिट है जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। एक होगा हमारा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस मतलब एक्सेस ज्यादा, अगर कोई ज्यादा है तो उसमें तो बचेगी ही चीज, तो ये हमारा है
एक्सेस रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा पूरी रिएक्शन के दौरान, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम थ्रू आउट द रिएक्शन। तो क्या हुआ, लिमिटिंग वो होगा जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और एक्सेस वो होगा जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन के बाद लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ नहीं बचेगा और एक्सेस में तो कुछ बचेगा भाई, क्योंकि एक्सेस में है तो कंज्यूम ही नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगी वो चीज़ तो बचेगी, और जो कंज्यूम हो जाएगी वो बचेगी कैसे, ठीक है। बाकी जो PYQ करेंगे उसमें इसके क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपने न्यूमेरिकल करना सोल्व, NCERT के एटलीस्ट करके देखना, बाकी नीट और JEE मेंस के PYQ हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। देन तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।